प्यारे बच्चों, जय हिंद। और आप सभी का आपके YouTube चैनल नवयुग जूनियर हाई स्कूल पर बहुत बहुत स्वागत है। और राष्ट्रीय और राजकीय प्रतीक के क्रम में आज आपके सामने, आप जैसा कि सामने देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के प्रतीक एवं चिन्ह, यानी आपको आज उत्तर प्रदेश के बारे में उसके प्रतीक क्या होते हैं, उसके चिन्ह बहुत सारे हैं। अभी तक आपने राष्ट्र के बारे में, यानी जो भारतीय पुष्प, यानी राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय तिरंगा, जो भी आपको देश के बारे में जानकारी नहीं, आपको उन सभी जानकारियों से अवगत कराया गया। और आज के क्रम में आपके सामने उत्तर प्रदेश के जो इम्पॉर्टेंट प्रतीक हैं, जो चिन्ह हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके सामने लिखा हुआ प्रदेश का नाम। तो प्रदेश का नाम तो आप सभी को पता है, जैसा कि आप सामने देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश। तो आपका प्रदेश है, ये प्रदेश का नाम क्या है? ये उत्तर प्रदेश। तो इसको हम लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न लिखा है आपके सामने, उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो राजधानी भी लगभग लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश राजधानी क्या है, और है ये लखनऊ। सॉरी, है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ बहुत ही अच्छा शहर है। अगर आप कभी लखनऊ नहीं गए हैं तो आपको लखनऊ ज़रूर जाना चाहिए। और वहाँ की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, और वहाँ पर घूमेंगे तो आपको लगेगा कि लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहते हैं और लखनऊ को सबसे अच्छा शहर क्यों कहा जाता है। तो लखनऊ कभी पहुँचे तो आप लखनऊ को ज़रूर घूम करके देखें कि लखनऊ शहर कैसा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, आपका लिखा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है, इस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। श्रीमती आनंदीबेन पटेल। श्रीमती आनंदी, इसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको पता भी होंगे। आनंदी बेन पटेल जी, ये इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। और अगर पूर्व राज्यपाल की बात की जाए तो पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश के श्री राम नाईक जी थे। तो आपको राज्य के बारे में बहुत सी बातें पता होंगी और पता होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य के बारे में हमको जो इम्पॉर्टेंट जानकारियां हैं वो होनी ज़रूरी हैं। और जितनी मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, इनसे आपको संतुष्ट भी नहीं हो जाना है कि जो आपको जानकारियां यहाँ से मिल गई हैं इसी से आप संतुष्ट हो जाएं। अभी इसके अंतर्गत, क्योंकि आप इतिहास में जाएंगे, भूगोल में जाएंगे, तो आपको बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ मिलेंगी। यहाँ पर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ दी जा रही हैं, जो राजकीय चिन्ह और राजकीय प्रतीक हैं। बाकी अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है तो आप हमको कमेंट करके बताएं, तो आपको अगली वीडियो में उत्तर प्रदेश का, भारत का या अन्य प्रदेश का, जिस भी आपको प्रदेश का जानना हो, उसका इतिहास क्या है, उसका भौगोलिक इतिहास क्या है, और उसके अन्य चीज़ों के बारे में जो आपको जानकारी है, जानना चाहते हैं आप, अगर कमेंट करके बता देंगे तो आपको अगली वीडियो में उसके बारे में बताया जा सकता है। तो जैसा आप सामने देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सभी को पता है, श्री आदित्यनाथ योगी जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री आदित्यनाथ योगी जी। श्री आदित्यनाथ योगी, ये उत्तर प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री हैं। और अगले प्रश्न की तरफ देखिए, आपका प्रश्न अगला लिखा हुआ राजकीय व्यक्ति। तो राजकीय व्यक्ति वो होता है जो राज्य का राज्यपाल होता है, वही राजकीय व्यक्ति होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं राजकीय व्यक्ति क्या है, यहाँ पर आप लिख दीजिए राज्यपाल। यानी जो राज्यपाल होता है वही क्या होता है? राजकीय व्यक्ति होता है। तो ये हो गया हमारा राज्यपाल, राजकीय व्यक्ति। आगे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन लिखा राजकीय भवन। तो राजकीय भवन जो है वो जहाँ पर राज्यपाल रहते हैं, यानी इसको कहते हैं राजभवन। क्या बोलेंगे? जहाँ पर राज्यपाल महोदय रहते हैं उसको बोलते हैं राजभवन।
तो राजभवन हमारा हो जाएगा राजकीय भवन। तो बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको मिल रही हैं, और अगर फिर भी कोई जानकारी छूट जा रही तो आप हमको ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आपको अगली वीडियो में उसके बारे में ज़रूर बताया जाए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने लिखा है राजकीय पशु, और राजकीय पशु आपका बारहसिंघा होता है। इसको लिख सकते हैं बारहसिंघा। बारहसिंघा जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, बारहसिंघा, यानी इसको क्या बोलेंगे, बारहसिंघा। तो बारहसिंघा जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने देख के लिखा हुआ है राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी जो है वो है सारस। राजकीय पक्षी क्या है, आप इसको कह सकते हैं सारस। सारस जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए लिखा, अगला प्रश्न लिखा हुआ है राजकीय वृक्ष। तो राजकीय वृक्ष में दो वृक्ष आते हैं, यानी पहले तो आप कह सकते हैं अशोक, अशोक का वृक्ष। और अशोक का वृक्ष अगर आप नहीं पहचानते हैं तो अशोक का वृक्ष एक बहुत ही गुणकारी पौधा होता है, एक नीम की प्रजाति होती है। इसकी पत्तियां बड़ी होती हैं और इसमें ज़्यादा बड़ी शाखाएं ना होकर के छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, और लोग अपने घरों मकानों को सजाने के लिए उनको आसपास में लगाते हैं। तो अशोक का वृक्ष जो होता है वो राजकीय वृक्ष के नाम जाना जाता है। और एक वृक्ष इसका और आता है, वो है पीपल। पीपल के ऊपर अभी पीपल लिखित रूप में कहीं से आपको मिलेगा नहीं, लेकिन पीपल के ऊपर एक बार बात हुई थी और वो हाईलाइट भी हुई थी, प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन पीपल को अभी कहीं लिखित रूप से इसको मान्यता नहीं दी गई है। पर पीपल आप कह सकते हैं कि राजकीय वृक्ष में आता है। अगला प्रश्न देखिए, आपका लिखा है राजकीय पुष्प, यानी राजकीय पुष्प क्या है। तो राजकीय पुष्प आप कह सकते हैं पलाश का फूल। और अगर आप पलाश का फूल नहीं देखे हैं तो आप उसको कहीं देख सकते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा ऊसर बंजर होता है उसके बीचों बीच में एक पौधा होता है, उसमें लाल कलर के फूल खिलते हैं, पलाश का फूल। और पलाश का फूल जो होता है एकदम समझ लीजिए, बहुत जब गर्मी होती है, यानी जून और मई और जून का महीना होता है, यानी भयंकर धूप जब होती है तो उस समय खिलता है, और कम से कम 8 से 10 दिन उस धूप में टिका रहता है। इसलिए इसको राष्ट्रीय फूल के रूप में कहा गया, यानी पलाश के फूल को राजकीय फूल, पलाश के फूल को राजकीय पुष्प कहा गया। तो अगला प्रश्न देखिए, आपका लिखा राजकीय चिन्ह। तो राजकीय चिन्ह आप देखते होंगे कि राजकीय चिन्ह में कई चीज़ें बनी होती हैं। जैसे राजकीय चिन्ह में 2 मछली बनी होती हैं, राजकीय चिन्ह में 2 मछली बनी होती हैं। और राजकीय चिन्ह में एक धनुष और एक बाण बना होता है, यानी कि धनुष बाण। 2 मछली, धनुष और बाण बना होता है। और आप देखते होंगे उसमें 2 नदी बनी होती हैं। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार का एक चित्र बना होता है, यानी कि ऊपर धनुष बाण बना होता है और बगल बगल दोनों में मछली बनी होती हैं। तो उसको हम कह सकते हैं नदी, नदियाँ कह सकते हैं उसको। 2 नदियाँ आकर के मिलती हैं तो आपका बन जाता है राजकीय चिन्ह, कह सकते हैं। उसमें क्या क्या होता है, 2 मछली होती, धनुष बाण होता है और 2 नदियाँ होती, तो आपका बन जाता है राजकीय चिन्ह। तो राजकीय नदी देखिए, राजकीय नदी आपकी क्या है, जो राष्ट्रीय नदी वही आपकी राजकीय नदी, यानी कि गंगा ही आपकी राजकीय नदी है, क्योंकि गंगा नदी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते हुए और ये बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में जाकर के सागर से मिल जाती है। तो गंगा नदी जो है वो राजकीय नदी है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा राजकीय मिठाई। तो राजकीय मिठाई और राष्ट्रीय मिठाई दोनों एक ही हैं, और वो है जलेबी। जलेबी जो है वो राजकीय और राष्ट्रीय दोनों प्रकार की मिठाइयाँ हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिल रहे हैं। अगर आपको इन प्रश्नों की जानकारी नहीं है तो आप इनको कहीं नोट करके और रख लें, ताकि आपकी जानकारी जो है हमेशा के लिए पक्की हो जाए। लिखा हुआ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में है, किसी भी देश प्रदेश की जनसंख्या को कभी भी एग्जैक्ट बताना मुश्किल होता है, क्योंकि एग्जैक्ट बताने में क्या होता है कि जनसंख्या कितनी कम होती है, कितनी बढ़ जाती है, वो ये क्लियर नहीं होता है। तो एग्जैक्ट जो है
ये बता पाना मुश्किल होता है, तो इसको हम लोग लगभग में कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इस समय जो है, कहीं कहीं लिखा मिलता है 20 करोड़, कहीं कहीं लिखा मिलता है 22 करोड़, कहीं कहीं लिखा मिलता है 24 करोड़। तो मैं इन दोनों तीनों के बीच में आप इसको आप देख भी सकते हैं कि कहीं 24, कहीं 22, कहीं 20 और कहीं 21। तो मैं इन सब के बीच में एक अंक ले लेता हूं, यानी कि आप कह सकते हैं इसको, और इनमें से आप अगर कोई भी लिख देंगे तो वो चीज़ आपकी मान ली जाएगी। ऐसा नहीं कि उस चीज़ को नहीं माना जाएगा। अगर लगभग में जनसंख्या की दृष्टि से अगर एग्जैक्ट पूछ लेते हैं तो उसका एग्जैक्ट आप बताएंगे, या कहीं आपको लिखा मिल जाएगा तो आप बता दीजिएगा, लेकिन जनसंख्या कभी एग्जैक्ट नहीं बताई जा सकती है। तो इसको आप कह सकते हैं 21 करोड़ लगभग, 21 करोड़ लगभग। इक्कीस करोड़ लगभग ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। 21 करोड़ से 2-4-10 लाख कम भी हो सकती है, और 2-4-10 लाख या 50 लाख ज़्यादा भी हो सकती है। इस बात को आप जनसंख्या के आधार पर, यानी कि जनगणना के आधार पर जो है वो घटती और बढ़ती रहती हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, लिखा हुआ उत्तर प्रदेश का राजमार्ग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसको आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का राजमार्ग क्या है। जैसे मैंने आपको राष्ट्रीय मार्ग बताया था कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, और उसकी लंबाई जो बताई थी आपको। तो उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH2। क्या बोलेंगे? NH2, यानी नेशनल हाईवे 2। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय राजमार्ग है। और ये जो है इसकी दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी है 1325 किलोमीटर। 1325 किलोमीटर इसकी दूरी है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये जाता है दिल्ली से लेकर, यानी दिल्ली से कोलकाता तक। तो दिल्ली से कोलकाता को ये मिलाता है, और 1325 किलोमीटर की दूरी है, और इसका नाम है NH2। और ये आपके कोलकाता होगा ये, और ये आपके उत्तर प्रदेश से होता हुआ गुजरता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छी जानकारी। NH2 1325 किलोमीटर और दिल्ली से कोलकाता। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है, यानी आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हमारे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये आपके उत्तर प्रदेश का जो है वर्ग किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो आपके सामने है कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये आपके उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। लिखा उत्तर प्रदेश में कुल जिले, सभी को पता है और सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल जिले हैं 75, और कभी कभी ये घट जाते हैं, यानी कभी कभी किन्हीं जिलों को मिला करके बना लिया जाता है एक जिला, या कभी कभी वो घट या बढ़ जाता है, तो वो अलग की बात होती है। पर एग्जैक्ट जो है उत्तर प्रदेश में इस समय कुल कितने जिले हैं वो हैं 75। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपका देखिए, लिखा उत्तर प्रदेश के पड़ोसी प्रदेश। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको इसको बहुत अच्छे से देखना समझना चाहिए कि हमारे पड़ोसी जो प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी प्रदेश जो हैं, और भारत में केवल आपका उत्तर प्रदेश ही है जिसके सबसे ज़्यादा पड़ोसी प्रदेश हैं। और एक ऐसा देश है, यानी कि एक देश भी हमारे उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगता है। और उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी देश है उनकी संख्या उत्तर प्रदेश जो पड़ोसी प्रदेश है उनकी संख्या लगभग 9 है। यानी जो पड़ोसी प्रदेश हैं उनकी संख्या लगभग 9 है, जो हमारे प्रदेश की सीमा रेखाओं को टच करते हैं। चलिए मैं नाम आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए आपका है बिहार। ये आपका उत्तर प्रदेश का पूर्व की तरफ में एक पड़ोसी प्रदेश है। उसके बाद झारखंड, ये भी आपका पूर्व की तरफ ही आएगा, झारखंड। और
तीसरा आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ये भी आपके उत्तर प्रदेश का पड़ोसी प्रदेश ही है। और चौथा आपका है मध्य प्रदेश, ये दक्षिण में आ जाएगा, मध्य प्रदेश। और उसके बाद आपका है राजस्थान, या पश्चिम में आ जाएंगे, राजस्थान। और पश्चिम में ही एक आपका प्रदेश है हरियाणा, जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से जुड़ता है। और उसके बाद एक आपका प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश होता है शायद, हिमाचल प्रदेश जी। हिमाचल प्रदेश। और एक आपका है उत्तराखंड। तो इस प्रकार से आपके सामने आप देख सकते हैं कितने प्रदेश लिखे हैं। वैसे ये आपका उत्तराखंड, दिल्ली और देश नेपाल मैंने आपको लिख करके दिखाया, क्योंकि काफ़ी हिल रही थी, लिखते नहीं बन रहा था, तो मैंने बंद करके लिख दिया। उसके बाद आपकी वीडियो शुरू हो रही है। जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 और 9, यानी कि 9 प्रदेश जो है आपके उत्तर प्रदेश की सीमा रेखाओं से जुड़ते हैं। और एक देश, उसका नाम है नेपाल। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छी जानकारी है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये आपका प्रश्न लिखा है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री, यानी उप मुख्यमंत्री अगर बात करी जाए तो इस समय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के 2 हैं। और वो है आपके नंबर 1 पर केशव प्रसाद मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य। और दूसरे हैं दिनेश शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी, यानी केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, ये उत्तर प्रदेश के इस समय वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं। उनके पास जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी के पास पीडब्ल्यूडी विभाग या अन्य और सारे विभाग हैं, दिनेश शर्मा जी के पास शिक्षा विभाग या अन्य और सारे विभाग हैं, तो इनके विभागों में बंटवारा होता, लेकिन ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और लिखा हुआ देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल। तो आप सभी को पता है, क्योंकि आप सब लोग जाते घूमते रहते हैं, तो सभी को पता ही है उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल। वैसे तो हर जिले में एक धार्मिक स्थल बड़ा होता है, कहीं कहीं 2 है, कहीं कहीं 3 है, पर मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं वो सबसे पहले तो आपका अयोध्या आएगा। और अयोध्या के बारे में तो आपको कुछ बताना ही नहीं है। अयोध्या, अरे सॉरी, अयोध्या गलत हो गया है, अयोध्या, अयोध्या। और उसके बाद आपका इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज, इसका नाम बदल करके क्या किया गया है, प्रयागराज। और इसके बारे में भी आपको नहीं बताना, जहाँ पर संगम है प्रयागराज। और उसके बाद आपका उसी के बगल में आपका आ जाता है चित्रकूट। इसकी भी महिमा आपको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान राम वहाँ पर कितने दिन रहे हैं, और आगे उसके बारे में आपको बहुत सी जानकारियाँ हैं। चित्रकूट। और उसके बाद आपका मथुरा, यह आपका पश्चिम में पड़ेगा मथुरा। और उसके बाद वाराणसी, जिसको बनारस भी कहते हैं, काशी भी कहते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, वाराणसी। और वाराणसी के जो हमारे समय माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ के सांसद भी हैं। और वाराणसी प्रधानमंत्री रहते हुए सबसे ज़्यादा अगर किसी ने भ्रमण किया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ही हैं, जिन्होंने लगभग 37 से अपने पूरे कार्यकाल में, पिछली बार का रिकॉर्ड आता लगभग 37वीं बार प्रधानमंत्री जी काशी गए थे। इस बार जो विजिट हुआ था उनका, तो 37 नंबर पर वो विजिट करने गए थे। तो अयोध्या, प्रयागराज और चित्रकूट, मथुरा, वाराणसी, ऐसे बहुत सारे और जिले हैं जहाँ पर बहुत धार्मिक स्थल हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही आपके हैं।
तो अगला प्रश्न देखिए आपका लिखा हुआ राजकीय अनाज। तो राजकीय अनाज जो है वो आप क्या है, ज्वार और बाजरा, ज्वार और बाजरा ये राजकीय अनाजों में आते हैं। ज्वार और बाजरा ये राजकीय अनाजों में आते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए लिखा राजकीय मुहर क्या है। तो राजकीय मुहर जो है, जो आपका राजकीय चिन्ह है उसी से लिया गया है। राजकीय मुहर में एक होता है रोहू, यानी रोहू आप कह सकते हैं मछली, रोहू का नाम है क्या, मछली भी है, और धनुष बाण, धनुष बाण ये आपका जो है राजकीय मुहर के अंतर्गत आता है। और राजकीय खेल देखिए आपका अगला प्रश्न लिखा राजकीय खेल। तो राजकीय खेल जो है वो राष्ट्रीय खेल और राजकीय खेल दोनों एक ही हैं, वो क्या है, और वो है हॉकी। लिखा उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें जो है वो 404 है वैसे तो, लेकिन एक कम रखी जाती है, उसका चुनाव राज्यपाल जी करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो राज्यसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें, वो कितनी है, आप इसको कह सकते हैं 403। ये 403 जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा की सीटें हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा की सीटें जो है वो कितनी है, वो लगभग 80 की संख्या में है। जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा के जो सांसद चुने जाते हैं वो लगभग 80 की संख्या में सांसद चुने जाते हैं। 75 जिले 75 है, लेकिन सीटें जो है लोकसभा की वो 80 चुनी जाती हैं। तो ये सब अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग इनको कहीं अच्छे से नोट करके ही याद करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो अगले चलते हैं प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए आपका लिखा हुआ उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष। तो विधानसभा अध्यक्ष जो है वो इस समय हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। हृदय नारायण दीक्षित जी जो हैं वो इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। श्री लगा देंगे, श्री जरूर लगाए। तो श्री हृदय नारायण दीक्षित जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं इस समय। अगला प्रश्न देखिए आपका लिखा उच्च न्यायालय, यानी उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो उच्च न्यायालय इसका है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, और प्रयागराज में इसकी मुख्य शाखा है। प्रयागराज में इसकी मुख्य शाखा, और इसकी एक खंड शाखा जो है वो लखनऊ में भी है। खंड शाखा कहाँ पर है, लखनऊ में भी है, और लेकिन जो इसकी मुख्य शाखा वो कहाँ है, वो प्रयागराज में है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और आगे चलिए बढ़ते, लिखा हुआ है राजकीय साक्षरता पुरुष, यानी पुरुषों की साक्षरता जो है उत्तर प्रदेश में कितनी है। तो पुरुषों की साक्षरता महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा है, और वो लगभग है 72%, यानी 72% से आप 75% कह सकते हैं, यानी 72 भी कह सकते हैं, 73 भी कह सकते हैं, 74 भी कह सकते हैं, और 75 भी कह सकते हैं। और तीनों चारों अगर लिख देंगे तो चारों प्रकार की जो है साक्षरता मान ली जाएगी। तो 72 से 75% जो है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर पुरुषों की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न देखिए कहता है कि राजकीय साक्षरता महिला। तो महिला की जो साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की है वो लगभग 60% की है, यानी कि उत्तर प्रदेश में लगभग 60% महिलाएं साक्षर होती हैं। अगला प्रश्न देखिए लिखा राजकीय जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि देश के प्रगति में जो जीडीपी होता है उसमें उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर सहयोग करता है देश का। तो उत्तर प्रदेश करता है 4थे स्थान पर, यानी 4थे नंबर का प्रदेश उत्तर प्रदेश है जो जीडीपी में देश का सहयोग करता है। अगले प्रश्न पर देखिए, अगला प्रश्न लिखा राजकीय पार्क। राजकीय पार्क क्या है। तो राजकीय पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, आपने सुना होगा दुधवा नेशनल पार्क। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है यह आपका राजकीय पार्क, और इसको राष्ट्रीय भी कहते हैं, दुधवा नेशनल पार्क। तो ये राष्ट्रीय और राजकीय दोनों तरह का है, तो आप इसको
राजकीय हो चाहे आप राजकीय हो चाहे राष्ट्रीय, दोनों में लिख सकते हैं, दुधवा नेशनल पार्क। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का है कथक। उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको अब यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा मैं अपनी मिस्टेक बताना चाहूँगा, आप लोग उसको देखे होंगे अगर, तो आपको वहाँ पर मिला होगा। वैसे वो मिस्टेक नहीं है, पहले है मिस्टेक है भी और नहीं भी है। कहाँ पर है? आपने अगर इससे पहले का एक वीडियो देखा है, और वो वीडियो मैंने राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्हों के ऊपर बनाया था, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्हों के ऊपर। तो राष्ट्रीय प्रतीक में मैंने राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ बताया है। राष्ट्रीय पशु क्या बताया है? बाघ। पर राष्ट्रीय पशु बाघ इस समय नहीं है, इस समय राष्ट्रीय पशु है चीता। राष्ट्रीय पशु क्या है? चीता है। और बाघ जो है नहीं, पहले था, यानी है दोनों सही। मैंने कहा ना कि दोनों सही हैं, पर इस समय क्या सही, पहले क्या सही, वो चीज अलग है। तो बाघ हमारा पहले था, अब नहीं है, और अब क्या हमारा है, वो चीता सही है। तो आप अगर आपने वहां अगर वीडियो देखी तो आप उसको सही कर लीजिएगा, और इस प्रकार से आपकी ये वीडियो पूरी होती है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को किसी आप अपने दोस्त मित्र या भैया बहन के पास भेजें, ताकि ये जानकारियां जो उनको आपके माध्यम से और आपके इस चैनल के माध्यम से मिल सके, ताकि वो अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। और अगर आपको लगता है कोई इसमें गलत चीज़ मैंने बता दी है या कोई मैंने चीज़ छोड़ दी है, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल आपके सारे सुझाव मान्य हैं, सारे सुझावों को हम लोग बिल्कुल फॉलो करेंगे, और जो भी आपके सुझाव होंगे, जो भी आपकी इच्छाएं होंगी, उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश किया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।